नमस्कार दोस्तों इस हफ्ते की आज से शुरुआत हुई है और झारखंड के दूसरे और फाइनल राउंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। इन दो बातों का क्या रिश्ता है और इस रिश्ते में आप कहां पर खड़े हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि चुनाव में आप में से लाखों करोड़ों लोग वोटर हैं। महाराष्ट्र जिसकी पहचान है मुंबई, वो मुंबई जिसे कॉरपोरेट कैपिटल कहा जाता है, आर्थिक नगरी। इस विश्लेषण से ही मुंबई की रईसी टपकती है। बाकी सब आप जानते भी हैं। यहीं पर बीएसई और एनएसई यानी शेयर बाजार का हब भी है। ये बाजार आज कहां गोते लगा रहा है दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह और एक सवाल का मैं जिक्र शुरू में ही कर रहा हूं। वजह है विदेशी निवेशकों का बाजार से निकलना। और सवाल यह भी है कि क्या विदेशी निवेशकों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है क्या? इस सवाल की वजह और मायने आपको यह वीडियो पूरा देखकर ही समझ आएगा। इसीलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। बात बाजार की है, लेकिन किसी भी देश का बाजार उस देश की सरकार और उसकी नीतियों पर ही टिका होता है। बाजार का केंद्र मुंबई है, जहां आप में से करोड़ों लोग इन्वेस्टर भी हैं। यानी वोटर और इन्वेस्टर दोनों एक ही हैं, लेकिन बिजनेस और डेमोक्रेसी अलग अलग है। इसका घालमेल जितना गहरा होता गया, इन्वेस्टर कम वोटर उतना ही घाटे में आता चला गया। कुछ समय के लिए कुछ रकम उसने शेयर बाजार से कमा लिए, कामयाबी बड़ी नहीं मिली और थोड़ी बहुत कामयाबी मिल भी गई। तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉफिट जब एक झटके में फिसल जाता है, तब आपको पता चलता है कि यहां तो गांठ का पैसा ही निकल गया और उसका दुखड़ा सुनने वाला भी कोई नहीं है, दिलासा दिलाने वाला भी कोई नहीं है, आगे आने वाले समय में क्या होगा यह बताने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि जिसे आपकी बात करनी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बातों, आपके मुद्दों से आंख चुराती है। जो विपक्ष आपकी बात उठाता है उसे स्क्रीन और अखबार के पन्नों से गायब रखा जाता है। और आधिकारिक तौर पर जिसे इन हालात को डील करना है वो सब चुनाव में बिजी रहते हैं। तो फिर आपकी ये बात मैं चुनाव के साथ ही शुरू करता हूं, क्योंकि खास तौर पर महाराष्ट्र के नतीजे हर हाल में आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली महायुति जीते या फिर राहुल गांधी वाली महाविकास अघाड़ी जीते, महाराष्ट्र में तमाम बड़े कॉरपोरेट्स घरानों का बेस है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह अडानी का नाम लेते हैं, खुल्लम खुल्ला लेते हैं, देखे ही होंगे हर मंच से अडानी का वो नाम लेते हैं। मतलब अपने भाषण में उन्होंने एक हिसाब से मैंडेटरी बना रखा है इसे। उसने अडानी को महाराष्ट्र चुनाव के केंद्र में ला दिया है। रही सही कसर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी दल के नेता अजीत पवार पूरी कर दी है, ये कहकर कि 2019 में एक अहम राजनीतिक गठबंधन के लिए चल रही मीटिंग में अडानी भी शामिल थे। हालांकि बाद में इसमें करेक्शन किया गया और बात निकल कर आई कि मीटिंग में अडानी शामिल नहीं थे, सिर्फ मीटिंग वाली जगह पर जहां पर मीटिंग हो रही थी वो अडानी की थी। दोस्तों मोटे तौर पर बात करीब करीब एक जैसी ही है। बात बस इतनी सी है, सरकार बनने या फिर बिगड़ने में बड़े कॉरपोरेट्स का दखल नजर आता है। और इतनी अहम बात, समझिएगा, इतनी अहम बात 5 साल बाद सामने आई है। वो भी तब जब बीजेपी और अजीत पवार के बीच अंदर खाने कुछ अनबन की खबर है। यह दखल 2019 में था या नहीं, लेकिन 2024 मतलब 5 साल बाद साफ है। अडानी का ड्रीम प्रोजेक्ट धारावी तभी साकार होगा जब बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आएगी और सत्ता में बनी रहेगी। क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि अडानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ। ऐसे में क्या, जो अडानी 2019 में मीटिंग के लिए अपनी बिल्डिंग दे सकते हैं होस्ट की तरह, वो अपने
1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को बचाए रखने के लिए प्रचार के खातिर रुपया नहीं बहा रहे होंगे। वोटर चाहे जिस भी पार्टी, जिस भी नेता का हो, जिस गठबंधन को वोट दे, क्या नतीजों के बाद बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अडानी शामिल नहीं होंगे? इन सवालों का जवाब आप भी तलाशिएगा दोस्तों। इन्हीं सब बातों को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, हर मंच से उठा रहे हैं। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी इसी को सामाजिक असमानता और अन्याय से भी जोड़ते हैं। गरीब, जनरल कास्ट, दलित, आदिवासी, ओबीसी, इन सब का जिक्र अडानी और ऐसे ही कुछ अरबपति कारोबारियों के संदर्भ में राहुल गांधी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं होता था। अडानी के साथ जिन अंबानी का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, उनकी तरक्की का तो पूरा दौर ही कांग्रेस सत्ता का दौर रहा है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति कांग्रेस की राजनीति से अलग रही है। वो चाहे अपने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार का बिल फाड़ना हो, भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव हो, या फिर अब कुछ कॉरपोरेट्स घरानों के खिलाफ उनकी ये मुहिम। राहुल गांधी का कहना है कि वो कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसी एक कॉरपोरेट की मोनोपोली के खिलाफ है, उसकी माइंडसेट के खिलाफ है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को एक तरफा बढ़ावा देने का उस पर आरोप भी लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को सिर्फ बढ़ाते हैं, और ये राहुल गांधी बार बार मुद्दा उठाते हैं, जो पूरे देश के साथ मुंबई की धारावी बस्ती तक भी जाता है। स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। राहुल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर तो खामोश रहते हैं, लेकिन लोगों की भलाई के मुद्दे पर खुद को ओबीसी बताने से भी नहीं चूकते। ऐसा कहना शायद मोदी की मजबूरी भी है, क्योंकि राहुल गांधी जातियों का मुद्दा इस तरह उठाते जा रहे हैं कि उसका नुकसान नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की बताई जातियों को खारिज करते हुए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सिर्फ 4 जातियों, महिला, गरीब, किसान और युवा का हवाला देते हैं, तो कभी एक है तो सेफ है के नारे कर वो लगाते हैं। लेकिन आखिरकार उन्हें खुद भी जातियों के विरोध में धारा प्रवाह जातियां ही गिनानी पड़ती हैं। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, देवड़ीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाडगर, धाकड़ बैरागी, सैगर। कॉरपोरेट और अरबपतियों की ये जंग ओबीसी और गरीबों तक कैसे आ जाती है? क्योंकि चुनाव का असल मतलब तो वोट हासिल करना और सत्ता पर काबिज रहना है। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो फिर कॉरपोरेट का भला करने से कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, खुद ब खुद खुल जाएगा ये रास्ता। वहीं कारोबारी देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता भी बना देंगे। लेकिन कारोबारी असल में तरक्की किसकी करते हैं, ये बाजार की हालत से साफ नजर आता है, पता लग जाता है। वहीं वोटर अब इन्वेस्टर की शक्ल में है।
पहले उसे भरमाकर उसका वोट हासिल किया गया और फिर बाजार की चमक दिखाकर उसका पैसा भी खींच लिया जाता है। बाजार आज उसी पायदान पर खड़ा है जहां लोकसभा नतीजों के बाद खड़ा था। इस बीच बाजार ने आसमान भी छुए, लोगों को खूब चमक भी दिखाई, लेकिन फिर गिरना शुरू हुआ तो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इस उठने और गिरने के खेल में कितने वोटर कम इन्वेस्टर बर्बाद हुए, इसका हिसाब कौन रखेगा? किसी को क्या पड़ी है? आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बाकायदा ऐलान किया था कि मोदी पूरी ताकत से तीसरी बार लौट रहे हैं और शेयर बाजार जबरदस्त तरक्की करेगा। इसीलिए जमकर शेयर खरीद लिए गए। एग्जिट पोल्स में भी मीडिया ने मोदी को 400 पार पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और शेयर बाजार हवा से बातें करने लगा। लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए तो मोदी फिर से सत्ता में तो लौटे, लेकिन बहुमत से बहुत दूर, बैसाखियों के सहारे। नतीजा ये हुआ कि बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया और 77,341 के अंक पर पहुंच गया। उस वक्त बाजार का मार्केट कैप 435 लाख करोड़ रुपए का था और आज 5 महीना 15 दिन बाद बाजार करीब उसी अंक के आसपास खड़ा है। बाजार का मौजूदा साइज करीब 430 लाख करोड़ रुपए का है, यानी मोदी के तीसरे टर्म में इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। हालांकि इसी बीच सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाजार अधिकतम 85,836 अंक तक पहुंच गया और बाजार का साइज 478 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इस लिहाज से देखें तो निवेशकों को करीब 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि ये इन्वेस्टर, ये निवेशक कौन है? इनमें आप भी हैं दोस्तों। बैंकों और संस्थाओं के जरिए जो डीमैट अकाउंट खुलते हैं, जिनके जरिए बाजार में ट्रेडिंग होती है, उसके मुताबिक देश में 16 करोड़ 10 लाख इन्वेस्टर हैं। इनमें से करीब 9.5% फुटकर निवेशक हैं, जैसे मैं और आप। हम सब भी इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस, पीएसयूज, बैंक्स और भी वगैरह वगैरह। अब 2 सवाल उठता है दोस्तों, बाजार को संभालने के लिए सरकार कर क्या रही है, और उससे भी अहम सवाल कि बाजार गिर क्यों रहा है। दोस्तों, यहां देश के जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कमाल को याद करिए। आप में से बहुतों ने उस दौर को देखा होगा, कैसे मनमोहन सिंह सरकार ने छोटे कारोबारियों और उनके जरिए रोजगार से बाजार को संभाला था। महंगाई पर कंट्रोल और खेती किसानी के क्षेत्र में उसे मंदी से बचाए रखकर मनमोहन सरकार ने बाजार को फिर से ट्रैक पर पहुंचा दिया था, लेकर आ गए थे ट्रैक पर। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने ही 1991 में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के जरिए देश में अर्थव्यवस्था को नई उड़ान भी दी थी। इसीलिए मनमोहन सिंह का बहुत नाम भी है। लेकिन आज वित्त मंत्री कहां से हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी के जरिए छोटे कारोबार और रोजगार की कमर पहले ही तोड़ी जा चुकी है। यह आरोप विपक्ष सरकार पर लगाता ही रहता है। महंगाई चरम पर है और इसी महंगाई ने खेती किसानी को और भी मुश्किल कर दिया है, मुश्किल में डाल दिया है बहुत। देश में मेड इन इंडिया का तो अब नारा लगाना भी बंद हो गया है। पहले नारा भी लगता था मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अब सब खत्म। जिस पर लालू यादव चुटकी भी लेते थे। अब चाइनीज सामानों से मार्केट भरा पड़ा है। ऐसे में प्रोडक्शन गिरेगा तो रोजगार गिरेगा, बाजार पर रोजगार का असर भी पड़ेगा। लेकिन बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह आपको गौर से समझनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास का फुटकर निवेश करने वाला उन बारीकियों को नहीं देखता। वो तो अपने आस पड़ोस के लोगों को देखकर या फिर किसी के कहने पर शेयर मार्केट में निवेश शुरू कर देता है और कई बार नुकसान भी उठाता है। शेयर बाजार गिरने की बड़ी वजह विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना है, जिसे FII कहते हैं। एक महीने में ही FII का करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए निकल चुका है।
हालांकि घरेलू इंस्टीट्यूशंस जिसे DII कहते हैं, उनके जरिए करीब इतने ही निवेश से बाजार को संभाले रखने की कोशिश भी की गई है। लेकिन FII को बेचने या फिर बाजार से निकालने का रुख बड़ी फिक्र की बात है। इसके पीछे दुनिया में जंग के हालात, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर के मुकाबले गिरने का रिकॉर्ड बनता हुआ रुपया भी है। एक आशंका बड़ी कंपनियों की ओवरवैल्यूएशन उसका भी खतरा है, जो एक बबल की तरह बढ़ता जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है और कभी भी फूट सकता है। कंपनियों के घोटाले वगैरह इसी सिलसिले का हिस्सा होते हैं। जो घरेलू निवेश हो रहा है वो भी बाजार को तात्कालिक सपोर्ट के लिए हो सकता है, यानी यह स्थायी नहीं भी हो सकता है। ऐसे में बाजार रिस्क पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक ऐसी वजह भी है जो उम्मीद से बिल्कुल उलट है। अमेरिका में चुनाव के दौरान यह माहौल था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारतीय बाजार फिर छलांग लगाएगा, क्योंकि ट्रंप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही बाजार में 3% का करेक्शन भी हुआ, 3%। लेकिन ट्रंप इस बार अपने देश के आर्थिक हालात सुधारने के नाम पर भी चुने गए हैं और उनका पूरा फोकस अपने देश के कॉरपोरेट को राहत और बढ़ावा देना भी है। एलोन मस्क की प्रशासन की मौजूदगी के जरिए इसका साफ संदेश भी वो दे चुके हैं। कॉरपोरेट के इस तरह का टैक्स माफ करने का मूड भी वो बना चुके हैं, जिसमें ग्रीन टैक्स तक शामिल है, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यानी कॉरपोरेट को खुली छूट अमेरिका में मिलने वाली है। इसके ठीक उलट भारत में टैरिफ की धमकी भी वो खुलेआम दे चुके हैं। इसके चलते अमेरिकी निवेशक संस्थाएं अपने ही देश में पैसा लगाने लगी हैं, या फिर उन देशों में जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की रफ्तार बहुत अच्छी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार से भी शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशन फिक्रमंद है। 75 साल की उम्र के बाद मार्गदर्शक मंडल की इजाद मोदी ने ही की है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल पूरे कर लेंगे। एक और सवाल भी है दोस्तों, जो सवाल की ही शक्ल में है। क्या विदेशी संस्थाओं को अब राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों में भरोसा दिखने लगा है? क्या उन्हें लगने लगा है कि मोदी सरकार में चुनिंदा कारोबारियों को ही बढ़ावा दिया जाता है, पूरे बाजार को नहीं? इन आशंकाओं के बीच कारोबारी हब महाराष्ट्र में चुनाव में मोदी और उनकी महायुति की हालत भी बाजार के सेंटीमेंट को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नतीजों के बाद बाजार और डगमगा जाए तो हैरानी की बात नहीं है। ऐसी हालत में इन्वेस्टर जितना नुकसान उठा चुका है, उसके लिए अब आगे का रास्ता क्या है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स की यही राय है, यही उनका कहना है कि आप लोग बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को जरूर फॉलो करें। अगर FII अपनी बिकवाली जारी रखते हैं तो फिर आप भी संभल जाइए। सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उस पर भी नजर रखें और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों पर भी नजर रखें। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें करेक्शन होना भी था, लेकिन अब बाजार के चढ़ने की रफ्तार पहले जैसी नहीं हो सकती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। इसीलिए कम से कम देश के अगले आम बजट तक आप बाजार पर पैनी नजर रखते हुए इन्वेस्ट करें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हर खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।